वेलकम टू अनदर क्लासेस। प्रिय छात्रों, कैसे हो? मेरा नाम कुलदीप कुमार है और अभी तक हमने मौर्य वंश का संक्षिप्त परिचय देखा, उनके स्रोत देखे प्रिय छात्रों। और मैं 2 दिन से व्यस्त था, चुनाव में ड्यूटी के कारण मैं आपको क्लास दे नहीं पाया। और जैसे ही मैं वहाँ से मुक्त हुआ और मैं आपको तुरंत क्लास दे रहा हूँ प्रिय छात्रों। कोरोना काल है, आप सभी छात्र बड़ा संयम से और बहुत सावधानी से अपने घर पर रहें और पढ़ते रहें अच्छे से। तो प्रिय छात्रों, मौर्य वंश का जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनको ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ हैं उन्होंने इनको शूद्र की संज्ञा दी है, और जो बौद्ध धर्म निकाय हैं उन्होंने इनको क्षत्रिय की संज्ञा दी है, जिसमें 3 जो हैं, दिघा निकाय, महावंशा, दिव्य वदान, इन्होंने इनको ऊंचा दर्जा दिया है और क्षत्रिय मौर्य वंश से उत्सर्जित पाया है। और विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो मौर्य के अकेले पुत्र, और मौर्य के पिता जो थे वो सर्वर्थ सिद्धि, जो कि नंद वंश में थे, नंद वंश के राजा भी रहे सर्वर्थ सिद्धि। और उनका जो विवाह हुआ था वह मूरा नाम की स्त्री से हुआ था, जिससे उनका जन्म मौर्य का हुआ। और मूरा जो थी प्रिय छात्रों, वो एक शिकारी वृषला की पुत्री थी, क्योंकि ये शूद्र था, इसलिए इनकी उत्पत्ति को कुछ लोग मानते हैं कि शूद्र थे। लेकिन उस समय क्षत्रिय का इन्होंने कार्य किया, और जो बौद्ध धर्म निकाय हैं वो इन्हें क्षत्रिय की संज्ञा देती हैं, क्योंकि क्षत्रिय का इन्होंने कार्य किया। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ा संक्षेप रूप में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे प्रिय छात्रों, उन्होंने अपने मौर्य वंश की जो स्थापना की वो चाणक्य की मदद से की, क्योंकि जब घनानंद से प्रताड़ित वहां की जो प्रजा थी, वह जब चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य का मिलना हुआ तो उन्होंने देखा ये 14 साल का जो बालक है वह बड़ा तेज है, और हो सकता हो कि यह कुछ इसमें ऐसे गुण हैं कि हो सकता हो ये घनानंद की प्रताड़ित प्रजा को उनसे मुक्ति दिला पाए। और ऐसा ही सिद्ध हुआ, और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ सम्राट के तौर पर, एक तरीके से मौर्य वंश के महान सम्राट के तौर पर वह जाने गए। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शुरुआत करी वह पंजाब में, वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। और पंजाब से आगे बढ़ते बढ़ते वह जब पूर्व की ओर आए तो मगध क्षेत्र पर उनका नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने यह जाना कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिय छात्रों सैंड्रोकोटस की संज्ञा दी है, या सैंड्रोकोट्स नाम से उन्हें उल्लिखित किया है यूनानियों ने अपने ग्रंथों में। ये प्रिय छात्रों महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख लें कि सेल्यूकस, वो सैंड्रोकोटस की जो संज्ञा दी है वो यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी है। और इसकी पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स ने की है। ये प्रश्न आता, इसकी जो पहचान की है वो विलियम जोन्स ने की है। ये ब्रिटिशर्स थे, और उस समय क्या हुआ कि छात्रों कि ये ऐसा जो सेल्यूकस निकेटर हैं और यूनानी लेखक हैं, उन्होंने एक मुलाकात का सिकंदर से उनका जिक्र किया है कि महान सिकंदर का एक समय चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी मुलाकात हुई थी। और सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो घनानंद की जो विशाल सेना थी उसको जब उनके साथ देखा तो वह भी वो समझ गए कि ये बहुत शक्तिशाली राजा हैं, और उनसे थोड़ी देर के लिए उनकी मुलाकात हुई थी। तो प्रिय छात्रों, जब सिकंदर यहाँ से लौट गए तब सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के भारत में उत्तराधिकारी थे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ 301 ईसा पूर्व में। ये प्रश्न पूछ सकता है, 301 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर ने अराकोसिया, यह क्या है प्रिय छात्रों, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा देश
भारत है उसका मैं ऊपरी हिस्सा दिखा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का और थोड़ा ये लद्दाख का एरिया। तो उसके पास में हम थोड़ा देखेंगे कि जो पाकिस्तान का जो प्रिय छात्रों एरिया है, और पाकिस्तान के पास हम थोड़ा आएंगे, ये है प्रिय छात्रों एरिया अफगानिस्तान का। तो अब जो लिखा हुआ है अराकोसिया, ये क्षेत्र कौन सा था? ये प्रिय छात्रों क्षेत्र था दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान का, अर्थात ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी जो अफगानिस्तान का प्रिय छात्रों क्षेत्र था, ये था अराकोसिया। और यहीं पर एक क्षेत्र था कंधार। तो कंधार से इसने सबसे पहले आक्रमण किया था सेल्यूकस निकेटर ने, और कंधार से आगे बढ़ता बढ़ता वह पहुंचा बलूचिस्तान में। यह जो पाकिस्तान का जो दक्षिण जो एरिया है उसे कहते हैं बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के साउथ में हम आएंगे, दक्षिण में तो ये एरिया है बलूचिस्तान, जिसे उस समय प्रिय छात्रों क्या कहते थे? जेड्रोसिया। ये सब मैंने प्रिय छात्रों के नोट्स में लिख दिया है, आप लोग देख लेना। जेड्रोसिया का पास पहुंचा, और एक क्षेत्र होता पारा मोसिदाई। तो पारा मोसिदाई प्रिय छात्रों वह क्षेत्र था जो भारत और अफगानिस्तान के बीच का क्षेत्र था। तो वहां भी इनसे युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद अंततः जीत चंद्रगुप्त मौर्य की हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य जब जीत गए तब चाणक्य ने एक संधि की सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में। संधि यह हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से होगा, और हेलेना से एक पुत्र भी हुआ जस्टिन, जिसे हेलेना ने बहुत बार चाहा कि वह मगध का राजा बने, सम्राट बने, लेकिन उनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो पाई, और हेलेना की वजह से ही जस्टिन की मृत्यु भी हुई प्रिय छात्रों। और कहा जाता है कि जो खुरासानी थे, जो इनका उस समय बिंदुसार के जो सेनापति थे, उनका नाम था मीर खुरासान। तो मीर खुरासान की जो बेटी थी प्रिय छात्रों नूर, तो नूर का विवाह बिंदुसार से हुआ था। तो नूर से जो एक बेटा हुआ था, जो बिंदुसार का जो बेटा था श्यामक, वो श्यामक ये कहा जाता है कि वो यूनानी राजकुमार जस्टिन से पैदा था। इसलिए हेलेना ने, जब जस्टिन की मृत्यु हो गई, तो हेलेना ने ये चाहा कि आखिरकार इसमें खून तो यूनानी का है, कि श्यामक ही आगे जाके बिंदुसार का उत्तराधिकारी बने। लेकिन सम्राट अशोक की वजह से, जो अशोक थे वो बहुत बलशाली, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, और उनका अंततः वही आगे उत्तराधिकारी बने। तो प्रिय छात्रों, अगर हम यहाँ देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन में शामिल हो गया था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार, आपको मैंने पहले वो क्लास में बताया था प्रिय छात्रों, कि हेमचंद्र नाम के एक जैन सन्यासी थे। उन्होंने अपने ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैनी हो गए, तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार लिया था, और वह अपने अंतिम समय श्रावण बेलागोला, जो कि मैसूर के क्षेत्र था, कर्नाटक का जो क्षेत्र था आज के उसमें, और वहां रह के इन्होंने अपनी भूख प्यास को छोड़कर, अपनी भूख प्यास को त्याग कर अपनी मृत्यु को अपना लिया। जिसे एक शब्द कहा जाता है प्रिय छात्रों, साल्लेखना। यह पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि साल्लेखना क्या है, पूछ सकता है। तो साल्लेखना प्रिय छात्रों वह है जहाँ जब अपनी भूख प्यास को त्याग कर उस मृत्यु को प्राप्त स्वयं से कर लेना ही क्या कहलाता है? साल्लेखना। तो इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का संक्षिप्त परिचय पूर्ण होता है। अपने छात्रों के पुत्र हुए उनके उत्तराधिकारी, उनका नाम था बिंदुसार। तो अभी एक इसमें प्रिय छात्रों थोड़ा पॉइंट रह गया, मैं बता दूं चंद्रगुप्त के बारे में, कि जो इनका शासनकाल रहा वो 324 या 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। अब बात करते हैं प्रिय छात्रों बिंदुसार की। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा वो 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा, और बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोचेट्स की संज्ञा दी है। ये प्रश्न
प्रिय छात्रों पूछ चुका है, और ये प्रश्न एक बार केबीसी में भी आया था कि यूनानियों ने बिंदुसार को किस नाम की संज्ञा दी है? अमित्रोचेट्स, और महाभाष्य में इनको नाम दिया गया है अमित्रोघट। अमित्रोचेट्स का क्या अर्थ है प्रिय छात्रों? अमित्रोचेट्स का अर्थ है शत्रुओं का संहारक, और अमित्रोघट का अर्थ क्या है? शत्रुओं का हत्यारा। एक अजीब सी बात है कि बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार का जिक्र नहीं, लेकिन कुछ जो संप्रदाय पंथ थे जिनमें बिंदुसार का इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में कहीं कहीं जिक्र है, जैसे आजीविक संप्रदाय। तो आजीविक पंथ जो था वह उसमें यह लिखा गया है कि एक भविष्य वक्ता थे, उसमें उनका उल्लेख है कि बिंदुसार से उसके पुत्र एक महान होंगे, जिसका नाम है अशोक, वो एक महान इस साम्राज्य का मगध का सम्राट बनेगा। और उन्होंने यह भी जिक्र किया कि दो सागरों के बीच की भूमि का एक स्वामी है, जिसका नाम है बिंदुसार। तो और इनके एक उसी समय के सन्यासी थे, उसके बाद के समय के बहुत बाद के प्रिय छात्रों, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में आकर भारत के बहुत बड़े बौद्ध ग्रंथ का या बौद्ध साम्राज्य का उल्लेख उसमें किया है। इसका नाम था तारानाथ। तो तारानाथ कहाँ के थे प्रिय छात्रों? तिब्बत के। तिब्बती सन्यासी हैं। इन्होंने अपने जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, उसमें भी बिंदुसार का जिक्र किया है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि बिंदुसार के जो गुरु थे चाणक्य, जैसे इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे उनके ऊपर चाणक्य का हाथ था, वैसे ही प्रिय छात्रों बिंदुसार के ऊपर चाणक्य का हाथ था। तो उन्होंने जो क्षेत्र छूट गए थे बिंदुसार के विजयी होने से, लगभग 16 नगरों को चाणक्य की नीति के अनुसार वह 16 नगर नष्ट हो गए, और बिंदुसार ही उसका सम्राट घोषित हुआ, और उन्होंने अपना इस तरीके से विजय प्राप्त की, और इन्हें पूर्वी और उस क्षेत्र का स्वामी भी बना दिया गया। यूनानी स्रोतों के अनुसार जो बिंदुसार थे उनके संबंध पश्चिमी राजाओं से बहुत अच्छे थे, और स्ट्राबो के अनुसार, जो कि ये बहुत बड़े भूगोल वेत्ता भी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक सीरिया के राजा थे एंटियोकस ने डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में अपने डिमाचस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और इसी प्रकार प्लिनी हुए हैं, वो रोम के बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने मिस्र के राजमा टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राजदूत डियोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में मित्रता के लिए भेजा था, जिससे कि उनके संबंध या सामाजिक जो सौहार्द है विश्व में शांति कायम रह सके। तो इस प्रकार एक इसमें यह भी जिक्र मिलता है अपने छात्रों की, बिंदुसार वैसे तो शैव थे, बिंदुसार अपने अंतिम समय में आके आजीविक पंथ में शामिल हो गए थे, जिनका कार्य है आजीविक उसके पंथ के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ प्रिय छात्रों की। उनकी जो आइडियोलॉजी है वह क्या थी? आइडियोलॉजी उनकी थी कि वो कर्म को भ्रांति मानते हैं। वो ये मानते हैं कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, नियति ने जो लिख रखा है, जो होना है वही होगा। लेकिन अपने अपने प्रिय छात्रों विचार हैं, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक वह नियति भी शायद पूर्ण ना हो पाए। अगर हम खाना खाने के लिए अपना हाथ ना उठाएं तो क्या खाना अपने आप मुंह में आ जाएगा? ये तो असंभव है ना प्रिय छात्रों। तो कर्म सबसे ऊपर है मेरे अनुसार, और प्रिय छात्रों आपको भी यह धारण करना चाहिए कि हमें भाग्य के ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाग्य में होगा तो हम डीएम हो जाएंगे, भाग्य में होगा तो हम सिपाही हो जाएंगे, या लेखपाल या दरोगा या टीचर हो जाएंगे। जब तक प्रिय छात्रों आप अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नौकरी मिलना थोड़ा सा, या मेरे हिसाब से मेरे जो विचार हैं, समस्या रह सकती है। तो आप लोग मेहनत से खूब पढ़ें, और पढ़ेंगे तो प्रिय छात्रों एक दिन
अवश्य आपको नौकरी मिलेगी और आप कामयाब भी होंगे और एक समाज में देश की के लिए भी एक अच्छे इंसान भी साबित होंगे। आप अपने कर्मों को देखिए, कर्म से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं। प्रिय छात्रों, मेरे अनुसार आपके विचार क्या हैं वह मैं उनको कह नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस, कीप वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों, बस मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मेरे वीडियोस को लाइक करें जिससे आप देखें और मेरे इन नोट्स को आप लिखें। मेरे छात्रों, मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में ये मैं नोट्स लिखता हूं, आप लिखिए। मेरे वीडियोस को बार बार पॉज कर करके आप इसमें से नोट्स बनाइए, आपको लाभ होगा निश्चित तौर पर। नमस्कार प्रिय छात्रों।